हाय। हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, वन पार्ट, जो पार्ट 1 था, और ये आज दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते किसको है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे प्रोडक्शन होती थी, जिसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोडक्शन कैसे कैसे होती थी और कैरेक्टरिस्टिक क्या था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिर आखिर में हम लोग देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ होता है शुरू में वो कैसा था, आखिर जो है वो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का शुरुआती दौर में स्लो क्यों हुआ, इन सब चीज़ों को देखें। और फिर आखिर में देखें कि लेट 18th सेंचुरीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का 19 सेंचुरीज़ के मिड में या लास्ट में इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में और बाकी यूरोप के दूसरे हिस्से में भी। तो शुरू तो हुआ था 1730 से, लेकिन 1780s या लेट 18 सेंचुरीज और फिर 19 सेंचुरीज के मिड तक आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में और यूरोप में बड़े पैमाने पर होने लगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने सब बैठने लगे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ दूर दराज से भी लोग, जब शहरों में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने बैठने लगे, एक जगह प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, तो फिर दूर दराज से मजदूर सब भी जो है वहाँ पर आने लगे काम करने के लिए। मजदूरों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर उन लोगों की वर्किंग जो कंडीशन थी और जो उन लोगों की लिविंग कंडीशन थी, इन सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम सामने आने लगा। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, लाइफ ऑफ द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स लोगों की ज़िंदगी कैसे होती थी, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करने वाले, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो दूर दराज से मजदूर सब शहर में काम करने आए, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करने आए, तो उन लोगों की ज़िंदगी कैसी होती थी, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो है ना लिविंग कंडीशन कैसा था इन लोगों का, लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसा होता था, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों की ज़िंदगी कैसी होती थी, उन सब चीज़ों के बारे में देखें। द वर्कर्स लाइफ वर अफेक्टेड बाय द अबेंडेंस ऑफ द लेबर इन द मार्केट। बोला जा रहा है कि मार्केट में या फिर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो बैठी, तो दूर दराज से बड़े पैमाने पर, बड़े तादाद में लोग जो है वह, बड़े क्वांटिटीज़ में लोग शहर की तरफ या इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करने लोग जो है आने लगे। तो वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा एबंडेंस थी। अब आगे देखिए, टू गेट द जॉब वर्कर्स शुड हैव एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन इन अ फैक्ट्री। बोला जा रहा है कि जब वर्कर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ गई तो बेरोजगारी टाइप का माहौल भी था, वर्क लोगों को आसानी से नहीं मिलता था। कंपनी फैक्ट्री में उन्हीं लोगों को काम मिलता था जिनका कोई पहले से रिश्तेदार या कोई फ्रेंड जो है वो कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा मजदूर के तौर पर, उसी को वर्क मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं काम के लिए किसी न किसी का लिंक होना, कनेक्शन होना, नेटवर्क होना ज़रूरी हुआ करता था। क्यों, जो है वो वर्कर्स ज़्यादा थे और जो है वो काम कम था, इसी सब वजह से। अब आगे देखिए, टिल मिड 19 सेंचुरीज, बोला जाए 19 सेंचुरीज के बीच तक इट वाज डिफिकल्ट फॉर वर्कर टू फाइंड अ जॉब। बोला जाए 19 सेंचुरीज के मिड तक जो है मुश्किल हो गया वर्कर्स लोगों के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्री में आसानी से काम ढूंढ पाना या काम ढूंढ पाना। दे हैड टू लिव इन द क्राउडेड प्लेस ऑफन नियर द फैक्ट्रीज। इनके रहने की बात करें तो इन लोगों को जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, झुग्गी झोपड़ी में, इंडस्ट्री फैक्ट्री के जो है आसपास में इन लोगों को रहना पड़ता था, और वो भी क्राउडेड प्लेस में, मतलब एक ही रूम में 8-10 लोग रह रहे हैं या इस तरीके का जो कंडीशन हुआ करता था। कोई वॉशरूम नहीं है, सबका कॉमन वॉशरूम है, सेपरेट वॉशरूम नहीं है, किचन नहीं है, ठीक है, लॉज टाइप का घर बना होता था और उसमें सभी को रहना पड़ता था। वो भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज जो के ऑनर थे उन्हीं लोगों का जगह हुआ करता था, और ये लोग वहां पर किराए पर रहा करते थे। तो बहुत ही क्राउडेड जगहों पर रहा करते थे ये लोग जो है। आगे देखिए, दे हैड हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। अक्सर इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था, सैनिटेशन प्रॉब्लम होता था, साफ सफाई की प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारे मजदूर जो है वो ब्रिज के नीचे, बहुत सारे मजदूर और दूसरे जगहों पर झोपड़ियों वगैरह में, झुग्गियों वगैरह में रहा करते थे। बहुत सारे लोग किराए पर रहा करते, तो वो भी जो किराए पर पे करके रहते थे उन लोगों का भी मामला बहुत ख़राब था। एक एक रूम में 10 लोग, 12 लोग, 15 पीपल ऐसे कर करके वो लोग रह रहे थे। किसी का कोई सैनिटेशन और बाकी चीज़ों की कोई जो है इन लोगों का ये नहीं था। आगे देखिए, इन द लेट 19 सेंचुरीज वेजेस वर इंक्रीज। बोला जा रहा है कि लेट 19 सेंचुरीज में मजदूरों की
मजदूरी तो बढ़ गई, वेजेस बढ़ गई, लेकिन और भी चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट नहीं आया। लेकिन इन लोगों को साथ साथ इस बात का भी डर होता था अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड द वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन टू द न्यू टेक्नोलॉजी। मजदूर किसी भी तरीके की कोई नई टेक्नोलॉजी या मशीन अगर इंट्रोड्यूस की जाती थी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में, तो ये लोग जो है नए इंट्रोडक्शन को लेकर के, नए इन्वेंशन या नए मशीन को लेकर के हॉस्टाइल हुआ करते थे, मतलब अनफ्रेंडली हुआ करते थे। उनको डर लगता था इस बात का कि नए मशीन के इंट्रोड्यूस होने से इन लोगों का नौकरी नहीं चला जाए। ठीक है, तो इस चीज़ों को, जैसे स्पाइनिंग जेनी का एग्जाम्पल है। स्पाइनिंग जेनी एक मशीन हुआ करता था जो इंट्रोड्यूस किया गया था वुलन इंडस्ट्री में, याद रखना है, इन विच वुमेन वर एंगर्ड। जब स्पाइनिंग जेनी वुलन इंडस्ट्रीज में मशीन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो वुमेन्स वगैरह सब जो वर्क करती थी वुलन इंडस्ट्रीज में, हाथों से वो काम क्या करती थी, वो लोग नाराज हो गई और वो लोग मशीन को तोड़ फोड़ दी, मशीन पर हमला कर दी, तोड़ फोड़ दी जो फैक्ट्री ओनर्स ने मशीन वगैरह सब लगाया था। क्यों? उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस नए मशीन की वजह से वो लोग अपना जॉब या अपना नौकरी या अपना काम वो लोग खो देंगे। ठीक है, और इनके जगह पर मशीन काम करना शुरू कर देगा। आगे देखिए, फियर्ड ऑफ लूजिंग वर्क एंड अटैक द न्यू मशीन। बोला जाए स्पाइनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द वुलन इंडस्ट्री इन विच वुमेन वर एंगर्ड। ठीक है, जिस वजह से वुमेन जो है वो नाराज़ हो गई और जो है उन लोगों को डर लग रहा था कि इस मशीन की वजह से, मशीन के इंट्रोडक्शन की वजह से, जो मशीन से जब प्रोडक्शन होने लगेगी तो ये लोग अपना जो है वो नौकरी खो देगी। इस वजह से ये लोग मशीन पर हमला कर दी, मशीन को तोड़ फोड़ दी। इन 1840s, बोला जाए 1840s तक जो है, 1840s होगा, 40 नहीं, हाँ 1840s, यहाँ पे एस होगा। 1840s बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाइड, मतलब वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह सब जो है बनाए गए, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क्स वगैरह हुए, वो रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे ट्रैक बिछाए गए, और भी कम्युनिकेशन वगैरह सब जो है इम्प्रूव्ड हुआ, जिस वजह से वहाँ पे लिविंग कंडीशन या लोगों को वर्क्स वगैरह सब भी मिला। इन 1840s बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़, शहर में नए नए बिल्डिंग्स वगैरह सब बनने शुरू हो गए। ओपनिंग अप द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अब नए नए जो वहाँ पर काम हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अलावा अब ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकते थे, रोड वगैरह सब बन रहे थे, रोड चौड़े हो रहे थे, रेलवे बिछाई जा रही थी, और भी नए नए काम सब वगैरह सब हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, तो वहाँ पर ये लोग काम कर सकते थे। तो इन लोग 1840s तक इन लोगों के पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब आने लगा। रोड पर देखिए, इन 1840s बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाइड, मतलब वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह सब बनाए जा रहे थे शहरों में। ओपनिंग अप द ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए काम का नया नया मौका लोगों को मिल रहा था, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे थे। रोड वर वाइडेंड, रोड वगैरह सब वहाँ बनाया जा रहा था। इसके अलावा न्यू रेलवे स्टेशन वर केम अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, टनल्स डग आउट, ड्रेनेज एंड सीवर लाइन वर लेट डाउन। बोला इन सब जगहों पर जो नए नए काम हो रहे थे, इन सब जगहों पर लोगों को नए नए काम करने का मौका मिल रहा था। तो 1840s तक, इससे पहले थोड़ी हालत अच्छी नहीं थी, बेरोज़गारी थी, लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिलता था। लेकिन 1840s तक जो वहाँ पर शहरों में रोड्स वगैरह सब बनाए गए, रोड्स चौड़े किए गए, रेलवे बिछाई गई, रेलवे एक्सटेंड की गई, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाया गया, टनल्स वगैरह सब बनाया गया, जो और भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पर लोगों को नए नए मौके काम के मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, तो ये तो इससे पहले के टॉपिक हम लोग देखे जो यूरोप में और ख़ास करके ब्रिटेन में पहली बार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर वर्कर्स की लाइफ पर क्या पड़ा, या प्रोडक्शन जो शुरुआती दौर में प्रोडक्शन कैसा था, वर्कर्स का रिएक्शन कैसा था, वर्कर्स के ज़िंदगी पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर पड़ा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कॉलोनीज़ में, कॉलोनीज़ में हम लोग खास करके देखेंगे इंडिया में, ठीक है, कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंडिया में ट्रेड कैसा होता था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ट्रेड कैसा हुआ, कौन कंट्रोल किए, या उसका आगे क्या असर हुआ। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या है, कॉलोनीज़ की बात करें, कॉलोनीज़ में खास करके इंडिया की बात करें, तो देखिए इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या है, इन द इंडिया में सिल्क एंड कॉटन गुड्स डोमिनेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन द टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोला जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले या यूरोपियंस लोगों के इंडिया आने से पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, या कॉटन या सिल्क के जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में होते थे, और यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें बहुत सारे इंडियंस लोग जो बैंकर्स, मर्चेंट्स, फाइनेंसर्स सब इन्वॉल्व थे, वो एडवांस देते थे, प्रोडक्शन करवाते थे, और जब प्रोडक्शन हो जाता था, प्रोडक्शन भी यहाँ पर भी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन के जैसा ही फेज था कि प्रोडक्शन होता था कहाँ पर, फार्म में होता था, घरों में होता था, पीजेंट या आर्टिजन किया करते थे प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन में जो है वो जब वो कौन ले जाया करते थे, उसको जो कोई मर्चेंट्स जो है वो एडवांस दिया करते थे, मर्चेंट्स इन लोगों से प्रोडक्शन ले जाते थे और जो है बाहर जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, वो लोग एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट कर देते थे, बीच में बहुत सारे लोग जो है वो फ़ायदा कमाते थे। लेकिन प्रोडक्शन करते कौन थे, तो वो पीजेंट करते थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर के हैंडमेड प्रोडक्शन होता था, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से नहीं होता था, जो फेज था टू इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो क्या है, इन इंडिया सिल्क एंड कॉटन गुड्स डोमिनेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में सिल्क एंड कॉटन गुड्स जो है वो डोमिनेट करती थी इंटरनेशनल मार्केट में, खास करके टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल बोला जाता है कपड़ों में, तो कपड़ों, कॉटन का और सिल्क का कपड़ा जो डोमिनेट करती थी इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था इंडियन जो है टेक्सटाइल का गुड्स, खास करके कपड़ों का। अ वैरायटी ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। बोला जाए बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग जो बैंकर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, फाइनेंसिंग द प्रोडक्शन, पैसा लगाते थे, कैरिंग द गुड्स, जो एडवांस वगैरह दिया करते थे वहाँ से सामान कलेक्ट करते थे, एंड सप्लाइंग टू द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर को दे दिया करते थे, बेच दिया करते थे। बाय द 1750s दिस नेटवर्क ऑफ ट्रेड कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन। बोला जा रहा है 1750 से पहले यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग इन सब कामों में इन्वॉल्व थे और अच्छा खासा पैसा या प्रॉफिट ये लोग बना लिया करते थे। लेकिन देखा जा रहा है कि 1750s के बाद से इन लोगों का जो है नेटवर्क का टूट गया। वो नेटवर्क किस लिए टूटा कि आप देखिए 1757 बैटल ऑफ प्लासी, यूरोपियंस जो है यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, खास करके ब्रिटिशियंस बंगाल पर जो है अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिए हैं। अब आप देखिएगा 1765 वगैरह सबसे वो लोग वो कंप्लीट जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन में दीवानी कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये लोग अब जो है वो ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। इन लोगों से पहले इंडियन लोगों को फायदा होता था, इंडियन लोग ही बनाते थे और इंडियन लोग ही जो पैसा या प्रॉफिट बना रहे थे, जो मर्चेंट्स थे, जो बैंकर थे, जो फाइनेंसर थे, जो बीच में मीडिएटिंग ट्रेड करते थे और यूरोपियंस लोगों को बेचा करते थे। लेकिन अब यूरोपियंस के आने के बाद यूरोपियंस इन सब ट्रेड को कंट्रोल करने लगेंगे और जो इंडियंस होंगे वो इंडियंस लोगों को जो है फ़ायदा नहीं होगा। वो अब वो लोग जो है बिजनेस से साइडलाइन कर दिए जाएंगे या वही लोग उन लोगों के साथ ट्रेड करेंगे जो उनके साथ जो है ट्रेड कर रहे हैं, जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से या उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो फिट बैठेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, यूरोपियन कंपनीज केम इनटू द पावर। बोला जाए यूरोपियन कंपनीज, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में पावर बनाने लगती है, पावर गेन करने लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गेन करने लगती है, मोनोपोलाइजिंग द राइट टू ट्रेड, मतलब ट्रेड पर ये अपना मोनोपोली इख्तियार कर लेती है, मोनोपोली बना लेती है। मोनोपोली मीन्स होता है कि सिंगल राइट्स, मतलब एक ही राइट, एक ही आदमी के पास वो पावर है उस काम को करने का और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अपने तरीके से प्रोडक्शन करेंगे या अपने तरीके से टर्म एंड कंडीशन वो तय करेंगे इंडिया में जो है वो ट्रेड करने का। आगे देखिए, यूरोपियन कंट्रोल द थ्रू द न्यू पोर्ट्स। बोला जरा अब ये लोग नए पोर्ट से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं एंड वर कैरिड इनटू द इन न्यू यूरोपियन शिप। पहले इंडियंस लोग जो है उन सब ट्रेड्स को कंट्रोल करते थे, जो लोकल ट्रेड वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब यूरोपियंस कंट्रोल कर रहे हैं वो अपने शिप्स में, और वो लोग कहाँ ले जा रहे हैं, यूरोप ले जा रहे हैं। पहले इंडियंस हुआ करते थे, शिप्स वगैरह भी इंडियंस लोगों की होती थी, वो लोग यूरोपियंस को बेच दिया करते थे, तो यूरोपियन इंडियन लोग पहले फ़ायदा कमाते थे, अब वो सब प्रॉफिट का फ़ायदा यूरोपियंस को होने लगेगा। मेनी ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेज वर कोलैप्स। पहले जहाँ जहाँ पर प्रोडक्शन होती थी, जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, जो फैमिली प्रोडक्शन करते थे या फिर मर्चेंट्स में जो ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व थे, वो सब जो है ख़त्म हो जाएगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। एंड दोज हु वांटेड टू सर्वाइव, या जो लोग जो है ना वो सर्वाइव करना चाहते थे ट्रेड करके, टू ऑपरेट विद इन द नेटवर्क शिप्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, उन लोगों को यूरोपियंस लोगों का जो टर्म एंड कंडीशन होता था उस हिसाब से इन लोगों को ट्रेड करना पड़ता था। जो लोग चाहते थे यूरोपियंस के साथ हम ट्रेड करें या तब भी ट्रेड करके सर्वाइव करें, तो यूरोपियंस कंपनीज के जो है टर्म एंड कंडीशन पर इन लोगों को ट्रेड करना पड़ता था। द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू पोर्ट वॉज इंडिकेटर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। बोला जा रहा है कि इंडियंस लोग वो अलग अलग पोर्ट से या अलग अलग जगहों से वो एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब नए नए जगहों पर यूरोपियंस लोग अपना पोर्ट को कंट्रोल किए हुए थे, वो ट्रेडिंग सेंटर बनाए हुए थे, फैक्ट्रीज बनाए हुए थे, ऑल इंडिया से वो प्रोडक्शन की चीज़ों को वो एक जगह इकट्ठा करते थे और फिर जो है वो अपना एक्सपोर्ट किया करते थे और अच्छा खासा पैसा यूरोप में भी,
इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है जो उसमें भी, और इंडिया के अंदर भी वो जो मिडिल मैन वगैरह सब काम करते थे उन सब की जगह पहले जो इंडियंस काम करते थे अब यूरोपियंस वगैरह काम करने लगे हैं। तो ट्रेड का अच्छा खासा प्रॉफिट, ज़्यादातर प्रॉफिट ये लोग खुद ही बनाने लगे हैं और ज़्यादातर ट्रेड यूरोपियंस लोग कंट्रोल करने लगे। कहाँ? कॉलोनीज़ में, खास करके इंडिया में, जो कि इन लोगों से पहले इंडियन लोग कंट्रोल किया करते थे। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे यूरोपियंस के जो कॉलोनीज़ में ट्रेड पर जो कंट्रोल होने लगा, जो कॉलोनीज़ में यूरोपियंस लोगों का, खास करके इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड में कंट्रोल होने लगा, तो इसका असर वीवर्स पर कैसे पड़ा, आर्टिजन पर कैसे पड़ा। हम तो अभी देख रहे हैं मिडिल मैन लोग जो थे, जो बैंकर्स थे, जो फाइनेंसर थे, जो मर्चेंट्स थे, उन लोगों पर क्या असर पड़ा। तो वो लोग ट्रेड से साइडलाइन कर दिए गए, उन लोगों को ट्रेड से निकाल दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोली या अकेला प्रॉफिट कमाने लगी। लेकिन अब इसके बाद देखेंगे जो प्रोडक्शन करने वाले लोग थे, जो प्रोडक्शन करते थे, जो हाथों से प्रोडक्शन करते थे, जिसको जो है हम आर्टिजन कहते हैं, पीजेंट कहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।